देखो लास्ट क्लास में आपको मैंने 3 चीज़ें ब्रीफ की थी। एक तो सीक्वेंस है ना, फिर प्रोग्रेशन एंड देन सीरीज। तो सीक्वेंस के लिए क्या लिखाया? सक्सेशन ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस रिटन अकॉर्डिंग टू अ रूल और अ पैटर्न और अ लॉजिक इज कॉल्ड सीक्वेंस। आपके सामने एग्जाम्पल्स है ना, जैसे 2 4 6 8 10 लिया, 1 4 9 6 25 एंड सो ऑन, 2 9 28 65 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब यहाँ पे सब में पैटर्न है। जैसे फर्स्ट वाले में पैटर्न क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, ध्यान दो। सेकेंड वाले में क्या है? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हैं। थर्ड वाले में क्या है? क्यूब प्लस 1 लिखा है हर बार। ठीक है ना। अच्छा, फिर जैसे मैंने यहाँ पे देखो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स लिख रखा है, फिर लिख रखा है सीक्वेंस ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। और तब जाके आपको प्रोग्रेशन का डेफिनेशन दिया। क्या डेफिनेशन दिया? कि अ सीक्वेंस इन विच nth टर्म हैज अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। तो अब इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो मैंने जो 5 आपको सीक्वेंस के एग्जाम्पल ऊपर दिए, उसमें से शुरू के 3 जो एग्जाम्पल है वो प्रोग्रेशन टर्म होंगे, है ना। लेकिन बाद के 2 नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ कोई nth टर्म का n का फॉर्मूला एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। फिर सीरीज के लिए क्या बोला? When terms of a sequence are added, we get a series. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 4 7 10 13 का सम लिख रखा है एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज आपके सामने लिखी है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? लेट T1 T2 T3 अप टू Tn बी अ सीक्वेंस, देन Sn एक नोटेशन है जो हम लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए। अरे कहाँ देख रहा है भाई? Sn एक नोटेशन है जो Sn हम पढ़ेंगे तो क्या फील होगा कि ये फर्स्ट से लेकर n टर्म्स तक का सम लिखा है। मतलब अगर कहीं S10 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक का सम। S12 लिखा है तो मतलब 1 से लेकर 12 तक का सम। ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है देखो, S1 बोले तो T1, S2 बोले तो T1 प्लस T2, S3 बोले तो T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एक मज़ेदार बात निकल के आई कि अगर आप कहीं n टर्म्स के सम में से अगर n-1 टर्म्स का सम घटा दो तो बचता कौन है? nth टर्म। देखो जैसे T1 से Tn में अगर हम T1 से Tn-1 तक का सम घटा देंगे तो बचेगा कौन? Tn, है ना। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला एस्टैब्लिश हुआ कि हम Tn को बोल सकते हैं Sn माइनस Sn-1। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो, मान लो मैं कह रहा हूँ क्या कि इफ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ Sn इज, देखना ध्यान से, इफ Sn इज 2 की पावर n स्क्वायर प्लस 7, देन फाइंड T4। ठीक है ना। तो आपको Sn देके T4 पूछ रहा है ना। तो T4 का मतलब उस सीक्वेंस का चौथा टर्म। ठीक है ना। तो T4 का मतलब उस सीक्वेंस का चौथा टर्म। तो आप T4 का फील क्या ले रहे हो? S4 माइनस S3, S4 माइनस S3। मतलब अगर आप शुरू से 4 टर्म्स तक के जोड़ में से शुरू से 3 टर्म्स तक के जोड़ घटा दो तो चौथा टर्म तो मिल जाना है। तो अब S4 का मतलब कितना हो गया देखो जरा, तो 2 की पावर 16 प्लस 7। ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर देखो 3 रख दो तो 2 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है ना। अब देखो 7 इसमें से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, है ना। और क्या आया? 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 9। अब अगर हम इसमें से 2 की पावर 9 को कॉमन निकाल लें तो क्या आया? 2 की पावर 7 माइनस जो भी होगा, है ना। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 512 इंटू 127, जो भी आ जाए, जिस फॉर्मेट में आंसर हो। फिर एक और बात आपको समझाई थी कि सिग्मा नोटेशन का फील क्या होता है। क्लियर हो गया था सबको? जैसे कहीं मान लो लिखा हुआ है सिग्मा FR, R इक्वल्स टू 1 से 10। इसका मतलब है जहाँ जहाँ R है वहाँ एक बार 1 रख दो, फिर जोड़ दो, 2 रख दो, फिर जोड़ दो, 3 रख दो, फिर जोड़ दो, लास्ट कहाँ तक जोड़ो? अपर लिमिट तक।
तो 1 को हम बोल रहे हैं सिग्मा का लोअर लिमिट, 10 को बोल रहे हैं सिग्मा का अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो, अब बात जब सिग्मा की निकली है तो एक और फील ले लो। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है सिग्मा 3FR और प्लस 2GR, और मैंने कहा R 1 से लेकर 8 तक, मान लो ये लिखा हुआ है। अब आप जितना सिग्मा को समझो, पहले तो सिग्मा फॉर क्या होता है, सम, और ये 1 से 8 ये बता रहा है कि वेरिएशन क्या क्या लोगे, है ना। तो इसका फील क्या हुआ कि जहाँ जहाँ R है एक बार क्या रख दो 1, फिर जोड़ो, फिर 2, फिर जोड़ो, ऐसे ही n तक, सॉरी n नहीं 8 तक। तो आप इसको क्या लिख पा रहे हो ज़रा सोचो, तो आप इसको लिख पा रहे हो 3F1 प्लस G1 फिर प्लस 3F2 प्लस G2, है ना। ऐसे ही होता होता कितना 3F8 प्लस G8, है ना। अब इससे मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूं, देखना। अब आप सारे F वाले पार्ट को एक साथ रख लो तो क्या होगा 3F1 प्लस 3F2, है ना, प्लस, है ना। ऐसे ही होते होते क्या 3F8, है ना, और उसके साथ सारे G वाले, तो G1 प्लस G2 अप टू G8, है ना। अब देखो तो इसमें से 3 ये कॉमन हो जाएगा क्या, सब में से 3 सब में से कॉमन, और क्या लिखा हुआ है अंदर F1 प्लस F2 अप टू F8। तो अगर देखा जाए तो हम इसको 3 बाहर निकाल के, और यही तो कह सकते हैं कि सिग्मा FR R इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक, हाँ या ना, बात तो एक ही हो गई। और उसके साथ इधर से जो G1 से G8 तक है इसको हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा GR, हाँ आइए बताइए, हाँ हाँ बताइए ना, ले जाने तो ऐसे बीच क्लास में, ठीक है, जाओ जाओ मिल के आओ, ठीक है। यहाँ सिग्मा GR और R इक्वल्स टू 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। अब देखो ज़रा इस स्टेप और इस स्टेप को फील करो, तो यहाँ से देखो ये स्टेप और ये स्टेप से आपको एक बात फील होगी कि एक तरीके से ये जो सिग्मा है ये दोनों में सेपरेटली इम्पोज हो गया, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली सिग्मा इम्पोज हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू को सिग्मा के बाहर लिखा जा सकता है, यस और नो। तो अब अगर आप ये बात समझ गए तो पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको कहीं लिखा, कहीं ज़रूरत पड़ी मान लो, ठीक है, कहीं ज़रूरत पड़ी मान लो आपको R इक्वल्स टू 1 से 20 और 5FR माइनस 7GR, तो आप चाहो तो वहाँ ज़रूरत के हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, गौर करो, FR में चला जाएगा सिग्मा 1 से 20 और 5 कहाँ आ जाएगा बाहर, समझ रहे मेरी बात, और उसके साथ GR में चला जाएगा सिग्मा 1 से 20 और माइनस 7। तो इसको हम कहते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम सेपरेटली सिग्मा इंपोज कर सकते हैं, ठीक है ना, और कांस्टेंट को सिग्मा के बाहर लाया जा सकता है। मतलब मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो 5 को यहां रखूं, मैं चाहूं तो 5 को अंदर रखूं, बेटर क्या होगा 5 को बाहर रखूं, ठीक है ना। तो इससे आपको यह समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं प्रोग्रेशंस की, है ना। तो प्रोग्रेशंस का मतलब क्या, वैसा सीक्वेंस जिसका nth टर्म n का एक फॉर्मूला देगा। अब ऐसे तो हजारों लाखों प्रोग्रेशंस हो सकते हैं, लेकिन उन हजारों लाखों प्रोग्रेशंस में से कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोग्रेशन का एक खास नाम रखा गया, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला आ रहा है, जस्ट अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम APP बोलते हैं,
ठीक है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुन के फील क्या होगा, तो इसको सुन के फील होगा, देखना, इसको सुन के फील होगा काइंड ऑफ कि किसी एक नंबर से स्टार्ट लो, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है ए, और एक नंबर को बार बार जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो हमने ए से स्टार्ट किया और उसमें डी को ऐड करते चले जाते हैं, तो क्या फील आएगा, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है ना। सोच के देखना, यहां से अगर देखो, अगर ऑब्जर्वेशन देखे तो सेकेंड टर्म में डी है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, तो nth टर्म में n-1 इंटू डी होगा। तो इसका nth टर्म आप क्या पिक करोगे, तो आप सोच के देखो, आपको इस AP का nth टर्म क्या फील हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी। तो जरा गौर करो, क्या आपको ये यहां n का लीनियर नहीं फील हो रहा, n का 1 डिग्री का एक्सप्रेशन फील हो रहा है कि नहीं? देखो ना क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। और उसमें भी जो n का कोफिशिएंट है वो क्या है, d है, n का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, d है ना। तो मतलब क्या हुआ, जरा सोच के देखो, मान लो कि मुझे कोई सीक्वेंस दिखा tn विच इज 5n प्लस 3, तुम्हें देखते ही पकड़ में आ जाएगा, सर ये तो एपी में है। कितने लोग बात समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि ये n का क्या है, लीनियर है, हर बार क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा। सोच के देखो, जैसे पहला टर्म लिखो, इसका पहला टर्म क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है इसका पहला टर्म क्या होगा 8, अगला टर्म क्या होगा 13, 2 रख दो ना, n की जगह 1 रखो तो 8 मिला, n की जगह 2 रखो तो 13, n की जगह 3 रखो तो क्या हो रहा है, हर बार क्या जुड़ रहा है 5। तो आपको यहां कॉमन डिफरेंस क्या दिखा, कॉमन डिफरेंस दिखा 5। इस d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा Tn है 3n-4, ठीक है ना। तो ये वाली सीक्वेंस क्या दिखेगी हमें, कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है तो पूरा सीक्वेंस पता है, कैसे, n को 1 रख दो फर्स्ट टर्म मिल गया, 2 रख दो सेकंड टर्म, 3 रख दो थर्ड टर्म। तो जैसे 1 रखो तो क्या मिला -1, 2 रखो तो 2, 3 रखो तो क्या दिख रहा है आपको, हर अगला टर्म क्या जोड़ने से मिल रहा है 3, और 3 किसका कोफिशिएंट है, n का। तो आप यहां इसका कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहे हो 3। तो पक्की बात है, अब के बाद आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म n का लीनियर दिखा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि जो सीक्वेंस है वो AP में है, और जो n का कोफिशिएंट है वो उस AP का कॉमन डिफरेंस है। तो यहां से हम कह सकते हैं, एक नोट डाल सकते हैं, देयरफॉर Tn जो है ये क्या हो गया, अगर हमें an प्लस बी दिख रहा है, मतलब लेट Tn इक्वल्स टू an प्लस बी, देन क्या T1, T2, T3 है ना, R इन AP, और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ तो, A, जो n का कोफिशिएंट है। कन्विंस सब लोग। एक और मजेदार बात होगी, ऑल्सो हम यहां पे कह पाएंगे कि nth टर्म में से जैसे ही आप n-1th टर्म घटाओगे तो आपको d ही तो मिलेगा। नहीं समझ आए, अरे d जोड़ रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो आप सोचो, अगर nth टर्म में n-1th टर्म को घटा दोगे तो उसमें गैप किस चीज का है, d का ही तो है। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर लगातार टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो ऐसा सीक्वेंस किस चीज में है, एपी में। Tn-1 अगर n से फ्री आ रहा है तो आप क्या कहोगे कि वो एपी में, ठीक है ना। सोच के देखो ना, यहां पे हम T2 माइनस, अच्छा यहां पे d एक्चुअली क्या आ रहा है अपना, a ना, d अपना यहां इस फिगर के हिसाब से क्या आ रहा है, a,
है ना। तो इसका मतलब क्या हम इस सीक्वेंस के लिए बोल सकते हैं, T2 माइनस T1 बोलें, T3 माइनस T2 बोलें, T4 माइनस T3 बोलें, ये हर डिफरेंस कितने के बराबर है, A के बराबर। कन्विंस सब लोग? ठीक है। फिर देखिए, ये अपना AP जैसे इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही एक बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पहचान करते हैं। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में इसको बोलेंगे जीपी, ठीक है ना। तो जीपी का फील क्या होगा, जैसे एपी का फील था, एक नंबर से स्टार्ट लो और एक नंबर को बार बार जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। तो यहां पे फील होगा कि आप एक नंबर से स्टार्ट लो और एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं स्टार्ट लेता हूं ए से, है ना, और मैं आर को हर बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो बताओ अगला टर्म क्या दिखेगा, फिर है ना। अब बताओ, ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो दूसरे में आर की 1 पावर आ रही है, तीसरे में आर की 2 पावर, चौथे में आर की 3 पावर, एनवे में कितनी आएगी, n-1 पावर, है ना। तो यहां हम कहेंगे ये जीपी में है, और आर को कहते हैं, आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, R is the common ratio of the GP। अब देखा जाए तो यहाँ इस GP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या बना, A इंटू R की पावर n-1। बोलो। अब जरा ये सोचो कि इसमें आपको जो nth टर्म है वो n का कैसा फंक्शन दिख रहा है, कैसा फंक्शन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल। याद करो, कांस्टेंट बेस पे n पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। जैसे एपी में n टर्म n का कैसा फंक्शन दिखा, लीनियर, यहां क्या दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलूं Tn इक्वस टू और 2 की पावर 3n+1, पता है देखते ही पकड़ में आ जाएगा ये जीपी है। सोचते हैं कैसे, चलो एक काम करते हैं, जैसे ही आपको मैं फिर से कह रहा हूं, किसी सीक्वेंस का nth टर्म n का फंक्शन अगर दिख गया तो हमें पूरा सीक्वेंस दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा, n की जगह 1 रखोगे तो पहला टर्म कहां देख रहा है, n की जगह 1 रखोगे तो पहला टर्म, 2 रखोगे तो दूसरा टर्म, 3 रखोगे तो तीसरा टर्म, एंड सो ऑन। बताओ मुझे इसका पहला टर्म क्या, 2 की पावर 4, नहीं पूरा वैल्यू नहीं लिखते, 2 की पावर 4। दूसरा टर्म बताओ, 2 की पावर 7। तीसरा टर्म बताओ, 2 की पावर 10। चौथा टर्म 13। क्या फील हो रहा है ना। हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, 2 नहीं 3 नहीं बाबा, 2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब बेसिकली हर बार पावर 3 बढ़ जा रही है। नहीं तो आपको तुरंत फील होगा ये जीपी है, और कॉमन रेशियो क्या फील हो रहा है, 2 की पावर 3। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूं Tn है, देखना 3 की पावर और 4 माइनस 2n, देखते ही पकड़ में आ रहा है जीपी है। मतलब बेसिकली इसको क्या और बेटर क्या कह सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू पे लीनियर पावर, और ज्यादा अच्छा वो है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, इसको और मोर जनरलाइज क्या कह सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू पे लीनियर पावर। अब जैसे यहां पकड़ो, पहला टर्म लिखाओ मुझे, पहला टर्म 3 की पावर 2, ठीक है। दूसरा टर्म 3 की पावर 0 यानी कि 1। तीसरा टर्म 3 की पावर -2 यानी कि 1/3²। बोलो है ना। चौथा टर्म 1/3 की पावर 4। पांचवा टर्म 1/3 की पावर 6। जीपी फील हुआ क्या, है ना। और कॉमन रेशियो क्या फील हो रहा है, क्या 3⁻², मतलब आप क्या कहोगे 1/3², इसका कॉमन रेशियो, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें इसका nth टर्म n का कैसा फंक्शन होगा फील हो गया, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि लेट टी एन इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर पी एन प्लस क्यू, मतलब ए पर लीनियर पावर, है ना। तो हम कह सकते हैं देन T1, T2, T3, T4 ये सब क्या चीज़ में होंगे? R in GP, R in GP। और बताओ तो कॉमन रेशियो क्या फील हो रहा है? A रेज टू द पावर P। सोच के देखो ना, पहले में क्या था? 2 और जो n का कोफिशिएंट है वो पावर कितना आया था? 2 की पावर 3। दूसरे में क्या था? 3 और जो n का कोफिशिएंट क्या है? -2, मतलब 3 की पावर -2। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो? a रेज टू पावर n का कोफिशिएंट क्या है? p। तो हम बोलेंगे इसका कॉमन रेशियो a रेज टू द पावर p, ठीक है ना। अब आप ये भी सोचो, मान लो ये जो भी है, अगर ये कॉमन रेशियो अपना r है, मान लो ये कॉमन रेशियो r है, तो आप इजीली कह सकते हो कि आप जब nth टर्म को n-1th टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको r ही तो मिलेगा। तो हम GP के लिए डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि nth टर्म और n-1th टर्म का रेशियो फिक्स्ड आ जाए। जैसे AP में क्या डेफिनेशन हुआ कि nth टर्म और n-1th टर्म का डिफरेंस फिक्स्ड आ जाए, तो वैसे यहाँ रेशियो फिक्स्ड आ जाए। मतलब आप यहाँ क्या कह सकते हो? आप T2/T1 बोलो, या फिर T3/T2 बोलो, या फिर T4/T3 बोलो, ये सारी वैल्यूज R के बराबर होंगी, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं HP। अभी बस स्टार्ट में जान पहचान कर, ठीक है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं HP, ठीक है ना। तो अरे उधर कहाँ देख रहा है? इधर ध्यान दो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है, अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में है। अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फील हुआ, मैं कह रहा हूं A1, A2, A3, A4, AN-1, AN, है ना, R in HP। This implies and is implied upon 1/A1, 1/A2, 1/A3 up to 1/AN-1, 1/AN R in AP, R in AP, ठीक है ना। मतलब इसका पता है फील क्या होगा? देखो कि मैं 1/A से स्टार्ट लूँ, फिर अगला 1/A+D, 1/, फील आया क्या सबको? 1/A+3D, है ना। ये क्या होंगे? R in HP। यही तो फील होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? AP। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं आपको लिखा हुआ है Tn 1/3n+2, देखते ही पकड़ लिया ये HP में है ना। मतलब हम यहाँ से देखो तो 1 रखो तो क्या आ रहा है? 1/5, फिर 1/8, 1/11, 1/14 R in HP। हाँ देखो ना कितना क्लियर तो है। अगर Tn ऐसा है तो ये देखो क्या फील हो रहा है? HP। और इसको रेसिप्रोकल लेने पे देखो क्या आ रहा है? इसका रेसिप्रोकल क्या ले रहा है? रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल क्या है? 5, 8, 11, 14, है ना, R in AP। एक और इंटरेस्टिंग बात, किसी HP का जो रेसिप्रोकल आप लेते हो, जो AP बनता है, this AP is called corresponding AP
this AP is called corresponding AP of the given HP. This AP is called corresponding AP of the given HP. अब देखो बातें NH टर्म अगर लीनियर है तो सीक्वेंस AP में है, NH टर्म किसी फिक्स्ड बेस पर लीनियर पावर है तो GP में है, NH टर्म 1 लीनियर है तो HP में है। ठीक है, अच्छा ये भी पक्की बात होगी कि यहां से हम कह सकते हैं कि लेट Tn इक्वल्स टू 1/an प्लस बी, है ना। देन क्या T1 T2 T3 अप टू Tn क्या आर इन HP। ऑल्सो इसके साथ हम एक और बात कर सकते हैं कि 1/T1 1/T2 1/T3, बात नहीं करो फ्रंट रो नहीं, 1/Tn आर इन AP, है ना। अब बताओ तो ये जो AP लिखी हमने इसका कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या? A, अरे तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो गया an प्लस बी ना। तो यहां जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो इसके हिसाब से क्या दिख रहा है? A। HP का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता, HP की कॉरेस्पॉन्डिंग AP का कॉमन डिफरेंस होता। अब ये जो AP लिखी है ये क्या है? इस वाली HP की कॉरेस्पॉन्डिंग AP, ठीक है ना। और अगर देखो तो यहां से आप ये भी कह पाओगे इसका क्या डेफिनेशन कि 1/Tn में आप 1/Tn माइनस 1 घटाओगे तो ये ऑलवेज कांस्टेंट आएगा ना। और इस फिगर के साथ इस फिगर के हिसाब से कितना आ रहा है? A। इस फिगर के हिसाब से A। देखो एक फोर्थ प्रोग्रेशन भी है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक बातें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम AGP भी शॉर्ट में कहते हैं। अब इसका फील लेते हैं, एग्जाम्पल से फील लेते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक लिखा 2 5 8 11 एंड सो ऑन, एक AP लिखा, ठीक है। और 3 6 12 24 एंड सो ऑन एक GP लिखा, ठीक है ना। और आप देखो तो ऊपर वाली AP का आप NH टर्म का फॉर्मूला मस्त एकदम निकाल सकते हो। जैसे इसका NH टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। नीचे वाले के NH टर्म का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पढ़ा, A इंटू R की पावर n माइनस 1। तो A का मतलब 3 और R क्या दिख रहा है? जो वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रही है? 2। बोलो 2, तो क्या बोलोगे? 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ये सिंप्लीफाई होके ये कितना आया? 3n माइनस 1, और ये तो अपना 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 है, ठीक है ना। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सीक्वेंस ऊपर AP लिखा है, एक सीक्वेंस GP लिखा है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। मतलब मैं अब एक न्यू सीक्वेंस बना रहा हूं, 2 इंटू 3 5 इंटू 6 8 इंटू 12 11 इंटू 24। अब ये जो न्यू सीक्वेंस बना इसको हम बोलेंगे ये AGP। तो AGP का मतलब हुआ एक GP और एक AP के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट से जो एक नया सीक्वेंस बना उसको हम बोलते हैं AGP। अगर आप गौर करो तो इसका NH टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AP वाले का NH टर्म यानी कि 3n माइनस 1 और इंटू GP वाले का NH टर्म यानी कि 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो इसके NH टर्म का जो लुक आ रहा है वो कैसा आ रहा है? लीनियर इंटू एक्सपोनेंशियल,
यानी कि लीनियर इंटू समथिंग कांस्टेंट की पावर लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप फील ले लिए तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं Tn क्या है, देखना 4n-1 और इंटू 2 की पावर n, देखते ही पकड़ लिया ये AGP है ना। कैसे, इसका फर्स्ट वाला टर्म देखो, मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही लिखेंगे। फर्स्ट वाला टर्म लिखाओ क्या आ रहा है, n की जगह 1 रखो तो 3 इंटू 2 की पावर 1। दूसरा क्या दिख रहा है, n की जगह 2 रख दो तो क्या हो गया 7 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 11 इंटू 2 क्यूब, फिर 15 इंटू हर बार 4 बढ़ जाएगा वहाँ 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो हम तुरंत यहाँ से क्या बोल देंगे कि ये जो लिखा है इस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, AGP, है ना। तो अब बता इसका जनरल फील क्या आएगा, इसका जनरल फील आएगा A इंटू बी, और अब A AP का कंपोनेंट चलेगा, B GP का। तो ये अपने पास A प्लस डी इंटू BR, A प्लस 2D इंटू BR स्क्वायर, A प्लस 3D इंटू BR क्यूब। मजे से हम कह सकते हैं R इन क्या, AGP, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ये AP वाला बोलो, और GP वाला कंपोनेंट क्या, B इंटू R की पावर n-1, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी तक क्या हुआ, एक अपनी चारों से जान पहचान हुई। अब इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो तब यहां से हेडिंग डालो, बात नहीं, फ्रंट रो अभी बाहर कर देता हूं, रुको तुम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हमने शॉर्ट में क्या बोला, AP। अब देखो, अब यहां से फास्ट करते हैं, ठीक है ना। AP का फील क्या था, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ही A प्लस n-1 इंटू डी, जहां D हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं। तो यहां से AP के nth टर्म का फॉर्मूला निकल के आया A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से देखो, किसी क्वेश्चन में जैसे ही हम सुनते हैं, केयरफुली देखना आप, किसी क्वेश्चन में जैसे ही हम देखते हैं कि लेट A1 A2 A3 A4 ऐसे ही AN आर इन AP हैविंग कॉमन डिफरेंस D, हैविंग कॉमन डिफरेंस D, शॉर्ट में मैं आगे CD लिखूंगा। देन कितनी सारी बातें हैं जो अपने दिमाग में आ सकती है क्वेश्चन सॉल्विंग के टूल की तरह, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, बारी बारी से पॉइंट वाइज हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में आ सकती हैं। पहला देखो, आप एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस लो, मतलब A2 माइनस A1 बोले, A3 माइनस A2 बोले, A4 माइनस A3 बोले, ऐसे ही AN माइनस AN-1 बोले, ये सारे डिफरेंस D के बराबर हैं, ठीक है। अब फिर देखना ज़रा एक चीज़, ज़रा ये सोचो कि अगर मैं A1 में एक D जोड़ूं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, A2, बोलो ना। अगर मैं हम A1 में 2 D जोड़ दें तो हम A3 पहुँच जाएंगे। तो किसी AP में आप किसी टर्म में जितना D जोड़ते जाओगे उतना आगे जाते जाओगे, और जितना D घटाते जाओगे उतना पीछे जाते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि A5 में आपने एक D घटा दिया, कहाँ पहुँच गए, A4, ठीक है ना। A5 में आपने 2D घटा दिया, A3 पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो एक मज़ेदार बात निकल के आ रही है
देखो किसी एपी में जितना डी जोड़ते जाएंगे उतना हम स्टेप आगे जाते जाएंगे, जितना डी घटाते जाएंगे उतना स्टेप हम पीछे आते जाएंगे। कहाँ देख रहा है, इधर देखना, ठीक है। तो अब जरा देखना एक चीज, मैं बोलूं A2 प्लस AN-1, ठीक है, A2 प्लस, तो सोच के देखो A2 को आप लिख सकते हो A1 प्लस डी, लिख सकते हो, है ना, और AN-1 को लिख सकते हो AN माइनस डी, बात एक ही है। नहीं, अरे AN में आप डी घटा दोगे तो आप जस्ट उससे पीछे वाले टर्म पे पहुंच जाओगे, A1 में डी जोड़ दोगे तो उससे एक आगे वाले टर्म पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो A2 को हमने लिखा A1 प्लस डी, AN-1 को लिखा हमने AN माइनस डी। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? डी नलिफाई हो रहा है, और यहां ये क्या आ गया एक्चुअली A1 प्लस AN। जरा देखना, मैं बोलूं A3 प्लस AN-2, तो ये इसको मैं A3 को बोल सकता हूं, हाँ बताइए, बुला रहे हैं तुम्हें, ठीक है, जाओ जाओ, A3 को मैं बोल सकता हूं A1 प्लस 2D, AN-2 को क्या बोल सकता हूं AN-2D। कुछ बढ़िया फील हुआ, 2D कैंसिल हो रहा है ना। मतलब पता है, ये एक बहुत मजेदार बात बता रहा है कि किसी एपी में पहले और आखिर टर्म का सम बोले, या दूसरे और सेकंड लास्ट का सम बोले, या तीसरे और थर्ड लास्ट का सम बोले, या चौथे और फोर्थ लास्ट का सम बोले, ये सम हमेशा फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि इधर से जितना आगे बढ़ रहे हो उधर से उतना ही पीछे आ रहे हो, तो जो डी का इंपैक्ट है वो नलिफाई होगा। जितना डी जोड़ेंगे उतना डी घटेगा, कैंसिल होके हर बार वो सम फिक्स्ड रहेगा, है ना। तो यहां से देखो एक दूसरी बात निकल के आ रही है कि किसी भी एपी में हमें पता है कि अगर n टर्म्स हैं तो क्या हुआ, पहला प्लस आखिर का सम, मतलब पहला और आखिर का सम, दूसरा और सेकंड लास्ट का सम, तीसरा और थर्ड लास्ट का सम, ठीक है ना, चौथा और ऐसा, ये सारा सम फिक्स्ड होगा अप टू AN प्लस A1, है ना। मतलब देखो, इसको फील लो, एकदम अच्छे से फील लो। जैसे मान लो कोई एपी है, 6 टर्म्स की एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो पता है, मान लो मैंने कहा दीज आर इन एपी, तो यहां से आप क्या सीखे पता है, क्या सीखे, A1 और A6 का जो जोड़ होगा वही A2 और A5 का होगा, और वही A3 प्लस, ये सब सम सेम होगा। क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, पहला और आखिर का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये थ्रू आउट सेम होगा किसी भी एपी में, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान सुना। अच्छा, एक और बात, जैसे यहां 6 टर्म्स है, अगर मान लो मैं बोलूं A1 A2 A3 A4 A5, है ना, 5 टर्म्स है, तो एक और मजेदार बात बताता हूं, सुनो। आप देखो, A1 प्लस A5 किसके बराबर होगा, A2 और ये बराबर होगा 2A3 के। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? सोचो क्यों। आप जैसे A3 के रेफरेंस में देखो, जैसे मैं बोलूं A2 प्लस A4, तो आप A3 के रेफरेंस में A2 को मतलब A2 को लिख सकते हो A3 माइनस डी, और A4 को क्या लिख सकते हो A3 प्लस डी। सोच के देखो, ये डी क्या होगा, कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 2A3। मतलब आप एपी के किसी भी टर्म से जितना पीछे जा रहे हो उतना ही आगे जाओगे, तो उन दोनों का जोड़ उस टर्म के ट्वाइस होगा। जैसे चलो यूं बोलो, एक टर्म उठाते हैं 20वां, और 20वां से 4 पीछे चले आओ, कौन है 16 है, 20वां से 4 पीछे चले आओ, कौन है 16, और 4 आगे चले जाओ 24।
तो 16 और 24 का जो जोड़ होगा वो 2 टाइम्स 20वां होगा। सोच के देखो क्यों। मान लो मैं बोलूं क्या, मान लो मैं बोलूं, ये समझा रहा हूं, लेट A1 A2 A3 आर इन AP। यहां ऊपर वाला भी AP था, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा सोचो। अरे बात नहीं, मैंने कहा 20वां, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं 28th 16th और 24th की, ठीक है ना। अब सोचो 20th टर्म से 16th टर्म कितना पीछे है, 4, और 24th टर्म कितना आगे है, 4। तो जैसे ही आप A16 प्लस A24 करोगे, है ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इट विल बी 2 टाइम्स A20। कैसे ऐसा हो रहा है सोच के देखो। तो आप A16 को कह सकते हो, हम अगर इसको फील लेना चाहते हैं तो आप A16 को कह सकते हो क्या, A20 माइनस 4D, और A24 को क्या कह सकते हो, A20 प्लस 4D। तो जितना D कम कर रहे हो उतना ही D बढ़ा रहे हो, तो ये जुड़ के खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी AP में किसी भी टर्म से जितना पीछे आप जा रहे हो उतना ही आगे जाके उन दोनों टर्म्स को जोड़ोगे। अरे क्या करे जा रहा है, उन दोनों टर्म्स को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स वो बीच वाला हो जाएगा, 2 टाइम्स वो बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें और देखो, जैसे जरा सोच के देखो, आपको जब आप A16 में 4D जोड़े तो A20 आया, है ना। मतलब A20 माइनस A16 कितना D के बराबर है। क्या कर रहा है, बेवजह क्यों हंस रहा है, पागल है क्या। देखो इधर, A20 माइनस A16 कितना D हुआ। कुछ यहां पैटर्न फील हो रहा है। 20 और 16 को घटाने से क्या वैल्यू आ रही है, कितने लोग बात समझ गए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा A20 माइनस A16, तो आपको पता होगा इट इज एक्चुअली, है ना। सोच के देखो ना, ये लोअर सफिक्स का डिफरेंस जो आएगा उतना ही D तो मिलेगा। अरे भाई 16 में कितना जोड़ रहे हो तो 20 पे पहुंच रहे हो, 4 पे। तो 20 में कितना घटा रहे हो कि 16 पे पहुंच रहे हो, तो 20 माइनस 16 ही तो देगा। नहीं, इसका मतलब पता है आप क्या यहां से फील किए कि अगर मैं कहूं mth टर्म माइनस nth टर्म, तो बताओ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, m माइनस n इंटू डी, है ना। तो ये तीसरी बात निकल के आ रही है। ये सब समझाते हुए तीसरी बात क्या निकल के आई, देखो एक तो पहली बात निकल के आई कि एडजेसेंट टर्म्स का डिफरेंस फिक्स्ड है। दूसरी बात क्या निकल के आई, फर्स्ट लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम, ये सब सेम होगा, ठीक है ना। और तीसरी बात यहां से क्या निकल के आई कि mth टर्म का nth टर्म से डिफरेंस विल बी एक्चुअली m माइनस n इंटू डी, है ना। तो मतलब यहां से हम क्या फील किए, इसका मतलब अब के बाद कभी भी हमें सुनने को मिलता है कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट आर इन AP और कॉमन डिफरेंस D, मान के चलो ये AP का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी 2 AP के टर्म का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ D अब के बाद लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा A100 और माइनस A20, क्या बोलोगे, 80D। कैसे निकला, 100 माइनस 20 इंटू, है ना। मैंने कहा A37 और माइनस A52, बोलो माइनस 15D। बेसिकली इट इज क्या, 37 माइनस 52D। तो जैसे यहाँ आया 80D, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 15D। मतलब कोई भी 2 लगातार टर्म का डिफरेंस
सॉरी, एपी के कोई भी दो टर्म का डिफरेंस को हम डी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसका सीधा तरीका क्या होगा, उनके लोअर सफिक्स का डिफरेंस करके और इनटू डी कर दिया, ठीक है ना। फिर एक चौथी बात सोचो, जरा सोचना एक चीज, कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे एक एपी लेते हैं 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना फील हो रहा है, 3, ठीक है ना। तो 1 1 4 7 अप टू, ये नंबरिंग बाद में करते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो एपी है उसके हर टर्म में 4 जोड़ देता हूं, हर टर्म में, है ना। तो हर टर्म में 4 जोड़ देता हूं, तो जरा देखो तो हर टर्म में 4 जोड़ा तो यहां कितना आ गया, 5 9, बोलो 11 14 सॉरी 17, हर टर्म में 4 जोड़ रहा हूं, है ना। हाँ ठीक है, सॉरी, है ना। 4 जोड़ा, 5 8 11 14 17, ये भी नया सीक्वेंस जो बना, ये क्या चीज़ में है, एपी में, है ना, ये भी एपी में। और मज़ेदार बात क्या, कॉमन डिफरेंस अभी भी सेम ही है। ज़रा हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2 8 14 20 26, कुछ अच्छा फील हुआ, ये भी एपी में है ना। कॉमन डिफरेंस इस बार क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6, ठीक है ना। तो एपी के टर्म्स में अगर आप किसी एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में है, किसी फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में है ना। तो यही अपना चौथा पॉइंट निकल के आ रहा है कि इफ A1 A2 A3 बात नहीं, R in डॉट डॉट R in AP और कॉमन डिफरेंस D है, देन A1 प्लस के A2 प्लस के A3 प्लस के विल ऑल्सो बी इन AP डॉट डॉट, है ना, विल ऑल्सो बी इन AP, और कॉमन डिफरेंस भी D ही, और ऑल्सो क्या, एंड A1 इंटू के A2 इंटू के A3 इंटू के डॉट डॉट will also be in AP, will also be in AP। इस बार कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, K इंटू डी, ठीक है ना। AP के टर्म्स में हम सब में कुछ K ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जो नया सीक्वेंस बना वापस वो AP में। कुछ केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम रह जा रहा है, कुछ केस में कॉमन डिफरेंस उतना टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यहीं पे पांचवी बात आ रही है, जरा सोच के देखो कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट हम कह रहे हैं R इन AP, और कॉमन डिफरेंस है अपना D। तो मैं बोलूं A1 A3 A5 A7, मतलब मैंने बीच से एक एक टर्म को उड़ा दिया, जो न्यू सीक्वेंस बना विल ऑल्सो बी इन AP। सोच के देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2D, है ना, AP और कॉमन डिफरेंस 2D। अब जरा सोचो, मैंने कहा A1 A4 A7 A10 डॉट डॉट विल ऑल्सो बी इन AP, कितना कॉमन डिफरेंस, 3D। तो अगर आप किसी AP के टर्म्स में एक फिक्स पैटर्न पे
टर्म्स को उड़ा दो, है ना, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, तो फिर रिजल्टिंग सीक्वेंस वापस एपी में ही। मतलब बेसिकली इनका गैप सेम होना चाहिए। जैसे 1 लिया तो फिर 4, फिर 7, फिर 10, तो गैप कितने का है? 3 का। जैसे यहाँ 1 लिया तो फिर 3, फिर 5, फिर 7, गैप कितने का है? 2 का। तो ऐसा बीच बीच से छोड़ने से भी रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम सुनते हैं कि A1 से लेकर AN तक एपी है, तो ये इस तरह की 4-5 बातें अपने दिमाग में चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ से मैं बोलूँ लेट ABC आर इन AP, ये 3 चीज़ें एपी में, तो यहाँ से ABC में एक रिलेशन ऑब्टेन करना है। आप में से कई लोग जानते होंगे क्या रिलेशन होता है? A + C = 2B होता है ना। कैसे आता है सोच के देखो, B को A से घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू C को B से घटाने से आएगी, नहीं, जो B - A आएगा वही C - B, डिफरेंस सेम होता है ना एपी में, तो जो B - A आएगा वही C - B आएगा। तो इसको जब प्रोसीड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2B = A + C। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना कि लेट ABC आर इन AP, देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? 2 बातें। एक तो कि B - A = C - B, है ना, और इसी को हम कह सकते हैं ट्वाइस मिडिल टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ABC आर इन AP, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ट्वाइस मिडिल टर्म = फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात है, सुनो, देखना ध्यान से। मैं बोलूँ इफ वी आर कंसर्न्ड with the sum of 3 numbers in AP, है ना। तो कभी भी आपको, अरे ढंग से बैठो, कभी भी आपको 3 नंबर्स इन AP के जोड़ की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे मैंने बोला 3 नंबर्स इन AP मानो, तो नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी? एक को मान लेते हैं A, फिर A + D, फिर A + 2D। लेकिन वही मैं बोलूँ कि नहीं, 3 नंबर्स इन AP और कहीं ना कहीं उसके जोड़ का जिक्र हो रहा है ना, तो वहाँ पे हम वो नंबर्स मानेंगे A - D, A और A + D। बताओ फ़ायदा? जब जोड़ेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस हमें क्या फील हो रहा है? D, ठीक है ना। अब बिल्कुल यही मैं बोलूँ इफ़ वी आर कंसर्न विद द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP, है ना, मतलब सेम चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ 3 के बजाय 4, ठीक है ना। मैं कहूँ इफ़ वी आर कंसर्न विद द सम ऑफ 4 नंबर्स इन AP, तो यहाँ पे बेस्ट होगा मानना A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? D, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बोलूँ इफ़ वी आर कंसर्न विद द सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP, हाँ 2D, सॉरी, कॉमन डिफरेंस 2D, बातें, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ इफ़ वी आर कंसर्न विद द सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP, ठीक है, तो पता है क्या मानेंगे? यहाँ मानेंगे A - 2D, A - D, A + D, A + 2D। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? D। तो पता है बेसिकली ऑड नंबर्स मान रहे हो तो D कॉमन डिफरेंस पर काम चल जाएगा। इवन नंबर्स मान रहे हो, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स मान रहे हो, तो फिर 2D कॉमन डिफरेंस पर। जैसे मान लो हम अगर 4 के बजाय 5 मानते तो क्या मानते पता है? A - 5D, A - 3D, A - D, है ना, एंड सो ऑन। सॉरी 6 नंबर अगर मानते तो क्या मानते? A - 5D, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, A + 5D। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 2D। इवन टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2D यूज करना पड़ेगा, ऑड टर्म्स में कॉमन डिफरेंस D। ये तो जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तब समझ आएगा।
ठीक है ना। तो अब ये एक बार को एक थ्योरी की, बेसिक थ्योरी की समरी हुई, है ना। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में चीजें अप्लाई होंगी। अच्छा, ध्यान रखना, चूंकि 10वीं में हमने एपी पढ़ रखा है ना, तो कुछ कुछ करना हम जानते हैं, है ना, तो उसको ज़ीरो मान लेना, है ना। नए सिरे से यहाँ सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे मेथड सीखेंगे जो टफ क्वेश्चंस में भी आराम से अप्लाई हो जाए। हमने जो 10वीं में सीखा है वो बहुत इजी लेवल है, ठीक है। तो चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन है, कह रहा है, बात नहीं, एक क्वेश्चन है, इन एन एपी इफ, देखो ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐसा, इसको पढ़ोगे क्या पता है, पीएच टर्म इज क्यू, है ना, पीएच टर्म इज क्यू। तो कह रहा है इन एन एपी इफ, इन एन एपी इफ पीएच टर्म इज क्यू, क्यूएच टर्म इज पी, देन फाइंड P प्लस क्यू एच टर्म, ठीक है ना। लिखा ऐसे, इसको पढ़ क्या रहे, इन एन एपी इफ पी एच टर्म इज क्यू, क्यू एच टर्म इज पी, देन फाइंड P प्लस क्यू एच टर्म। अब सुनो, अगर ये क्वेश्चन आपको 10वीं के माइंडसेट में दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो, मान लेते हो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस D है। कितने लोग पढ़े हुए हैं पहले से एपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस D है, और दोनों की फिर क्या बनाते हैं, इक्वेशन, और ए और डी को सॉल्व करते हैं, और फिर P प्लस क्यू एच टर्म निकालते हैं। यही है मेथड, थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा, है ना। इसको बल्कि हम कहेंगे अलग नहीं, स्मार्ट, ठीक है ना, जो कि टफ क्वेश्चंस में भी काम आ जाए। लास्ट रो, फोकस रो। देखो, अब जैसे ही एपी का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस मान लेंगे डी, अपनी पूरी सॉल्विंग डी ओरिएंटेड होगी, ठीक है। अब जरा देखो, हम एक बहुत ही काम की चीज किसी एपी में सीखे हैं कि किसी एपी के जैसे ही किसी भी दो टर्म को घटाते हो तो आपको वो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डी मिल जाता है ना। तो जैसे यहां आपको ये क्या मिलेगा, बताओ, लिखाओ मुझे, परफेक्ट, P माइनस क्यू इंटू डी। अब एपी तो आपको पता है कितना है, क्यू, एपी क्या गिवन है, क्यू, तो क्यू, और ए क्यू क्या गिवन है, P। अब देखो, बोथ साइड्स P माइनस क्यू कैंसिल होके और D आ गया -1, Q कैंसिल हो गया क्योंकि हमें पता था कि P Q के बराबर नहीं हो सकता, P और Q अलग अलग टर्म्स है ना। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, चूंकि P नॉट इक्वल टू Q है तो D की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब देखो, मैं स्मार्ट वर्क क्या करूंगा, अपने, एक बार देख लो ये अच्छे से, अपने को निकालना क्या था, P प्लस क्यू एच टर्म। तो अब पता है मैं क्या करूंगा, ए पी प्लस क्यू में इन दोनों में से किसी एक को घटा दूंगा, किसी भी एक को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोचा ए पी को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो, ए पी प्लस क्यू माइनस ए पी, क्या आपको ये डिफरेंस डी के टर्म में पता है, अरे बोलो ना, बाप। यहां पे जैसे ही मैंने ये डिफरेंस लिखा तो आप जरा देखो तो इस डिफरेंस को क्या लिखोगे, पी क्यू और इंटू डी। अब आप देखो कितने लोग बात समझ चुके हो, निकल चुका है ना। आपको कौन चाहिए, ए पी प्लस क्यू, ठीक है, और ए पी देखो यहां से गिवन है, क्या गिवन है, क्यू, तो आप यहां लिख दिए क्यू, और ये देखो पी कट के ये क्या है, क्यू, और डी की वैल्यू आपको क्या पता है, -1, तो क्यू इंटू माइनस। देखो मस्त एकदम हम ए पी प्लस क्यू क्या ले आए, 0। फील आया क्या सबको, है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है ना। जैसे देखो, अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इन एन एपी इफ, देखो ऐसा लिखा हुआ है, लिखा यह है, इसको पढ़ोगे क्या, पीएच टर्म इज ए, पीएच टर्म इज ए, QH term is B, RH term is C, then
प्रूव दैट a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, सबसे पहला काम मैं यहां पर इसके कुछ कॉमन डिफरेंस मान लूंगा, है ना। सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस कुछ मानिए। सारा खेल डी का है ना। अब ध्यान दो, जीरो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में हम करते क्या है, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आप उसको रिजॉल्व कर लिए तो बाकी को सिमिलरली आप इंपोज कर सकते हो। ठीक है ना। तब देखो यहां हम क्या करेंगे, अब सोच के देखो Q माइनस आर आपको कहां से जुगाड़ हो सकता है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर हम यहां इनका डिफरेंस लें, है ना, तो इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है। तो जैसे इन दोनों गोलों को घटाओगे तो आप पता है क्या लिख पा रहे हो, AQ माइनस AR इक्वल्स टू B माइनस C। यस और नो? AQ माइनस AR इक्वल्स टू B माइनस C। और आप देखो तो AQ माइनस AR को क्या लिख पाओगे, Q माइनस R इंटू डी। कितने लोग बात समझ चुके हो? काम ही खत्म है। यहां से अगर आप देखो तो देयरफॉर Q माइनस R को आप क्या लिख पाओगे, B माइनस C इंटू डी। सिमिलरली आप R माइनस P को क्या लिख पाओगे, लिखाओ तो मुझे। R माइनस P कहां से आएगा, इनके डिफरेंस से। तो क्या बोलोगे, C माइनस A इन अपॉन डी। यस और नो? ठीक है। और यहीं से देखो, अगर मैं कहूं P माइनस क्यू, परफेक्ट, P माइनस क्यू कहां से आएगा, इसको और इसको घटाने से। नहीं तो वहां से क्या आ जाएगा, A माइनस बी अपॉन डी। देखो जीरो प्रूव हो चुका है। जैसे हम इसका LHS लेके चलेंगे तो LHS क्या लिखा हुआ है, A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू। अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया, A इंटू बी माइनस सी अपॉन डी प्लस B इंटू सी माइनस ए अपॉन डी और प्लस C इंटू ए माइनस बी अपॉन डी। कुछ अच्छा फील हुआ? 1/d सबका बाहर आ गया। और देखो ये लिखा हुआ है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। सब कट कटा के क्या हो गया, 0। ठीक है। घबराना नहीं है, एक बार अप्रोच पकड़ में आ गया तो ये बहुत मजेदार चीज है। ठीक है। फिर देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, लेट, अरे बात कुछ डाउट है? अच्छा, साथ साथ लिख नहीं रहे हो? साथ साथ लिखने की कोशिश करो। कह रहा है लेट A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, कह रहा है R इन AP ब्रैकेट में लिखिए, कॉमन डिफरेंस D है और D नॉट इक्वल टू 0 भी गिवन है। ठीक है ना। अब पूछ रहा है देन which of the following will always be true, which of the following will always be true। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऑप्शंस है, मल्टीपल करेक्ट टाइप है। देखो ए ऑप्शन है A1 प्लस 2A2 प्लस A3 0 होगा। मतलब ये जानना चाह रहा है कि कौन सी चीज हर बार वैलिड है, हमेशा वैलिड है। ठीक है ना। बी ऑप्शन A1 माइनस 2A2 प्लस A3 0 होगा। सी ऑप्शन A1
प्लस 3a2 माइनस 3a3 और माइनस a4, ठीक है, ये 0 होगा। और डी ऑप्शन a1 माइनस 4a2 प्लस 6a3 माइनस 4a4 प्लस a5 0 होगा, ठीक है। अब इनमें से कौन सी बात ऑलवेज ट्रू है, तो अब बारी बारी से हर ऑप्शन को चेक करते हैं। अब यहाँ क्या है, a1 प्लस 2a2 प्लस a3। अब अगर देखा जाए तो आप a1 प्लस a3 को 2a2 ही तो बोलोगे, नहीं? सोच के देखो, a1 प्लस a3 को क्या बोला जा सकता है, 2a2। तो अगर देखा जाए तो ये अपने पास ये लिखा हुआ है 2a2 प्लस 2a2, मतलब कितना आया सिंप्लीफाई होके, 4a2। अब सोच के देखो, 4a2 0 हो जाए ये जरूरी थोड़े ना, ये किस पर डिपेंड किया, सेकंड टर्म पे। तो सेकंड टर्म 0 होगा तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो क्या हम इसको ऑलवेज ट्रू बात बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। फिर देखो, और इस ऑब्जर्वेशन से बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, है ना। क्या लिखा हुआ है ये, a1 माइनस 2a2 प्लस a3। अब आप a1 प्लस a3 को क्या बोल पा रहे हो, 2a2 और माइनस 2a2, ये कट के क्या हो गया, 0। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सी ऑप्शन लेके चलते हैं। तो सी ऑप्शन देखो क्या है, a1 प्लस 3a2, है ना। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील कर रहे होंगे ना, तो अपना सारा दिमाग डिफरेंस पर होगा। अब देखो यहां मुझे क्या दिखा, मैं a1 माइनस a4 को क्लब कर लेता हूं, कुछ अच्छा फील हुआ क्या, इसको हम इन टर्म्स ऑफ डी लिख पाएंगे, डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ डी लिख पाएंगे। और ऐसे ही देखो, जहां से 3 कॉमन हो रहा है, a2 माइनस a3, ये भी इन टर्म्स ऑफ डी लिख पाएंगे। तो अब जरा लिखाओ मुझे, a1 माइनस a4 कितना d होगा बताओ, माइनस 3d। 1 माइनस 4 इंटू डी यानी कि माइनस 3d। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट हो गया माइनस 3d, और देखो 3, और a2 माइनस a3 बताओ, माइनस d। डिफरेंस में कॉन्फिडेंस है सब लोग को, ठीक है। अब जरा देखो तो ये माइनस 3d और माइनस 3d कितना हो गया, है ना। ये तो ऑलवेज 0 हो ये जरूरी नहीं है, इनफैक्ट यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि d क्या दे रखा है, नॉन जीरो, है ना। तो इसका मतलब सी हो गया रॉन्ग, ठीक है ना। अब डी की बात करते हैं, तो डी क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है अपना a1 माइनस 4a2 प्लस 6a3 माइनस 4a4 प्लस a5। अब ज़रा देखो देखो यहाँ पर, यहाँ अगर इसमें दिमाग लगाओ तो देखो क्या कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है, ज़रा देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तुरंत यहाँ पे आपको एक थॉट आना चाहिए कि पहला और पांचवा का जोड़, दूसरा और चौथा का जोड़, ये सब सेम होगा। कितने लोगों को ये थॉट आया अभी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जब ये थॉट आया कि भाई a1 प्लस a5 विल बी इक्वल्स टू a2 प्लस a4 एंड विल, सॉरी, हाँ ठीक है, विल बी इक्वल्स टू a2 प्लस a4 एंड विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a3। बीच वाला क्या होगा, 2 टाइम्स, बोलो है ना, ठीक है। तो अब आप देखो तो यहाँ से ये वाली चीज़ हमें क्या दिख रही है, मतलब अगर मैं इसको कुछ एक्सप्रेशन ई मान लूँ तो ई हमें क्या फील हो रहा है, a1 और a5 को क्लब करो और माइनस 4 टाइम्स a2 और a4 को क्लब करो, a2 और a4 को क्लब करो, और उसके साथ 6 टाइम्स a3। फील आया क्या सबको। अब देखो आप a1 प्लस a5 को क्या लिख पाओगे, 2a3, तो ये हो गया 2a3 माइनस 4 टाइम्स a2 प्लस a4 को क्या लिख पाओगे, 2a3। कुछ अच्छा फील हुआ, ये ऑलवेज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, डी। अब देखो, है ना, ए और डी। देखो तो यहाँ पर अब देखो, एक क्वेश्चन को करने के लिए मल्टीपल थॉट्स लेने पड़ रहे हैं। काम क्या आ रहा है,
जैसे मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया कि लेट A1 A2 A3 अप टू A and B AP, तो क्या क्या फील हो सकता है, उनमें से चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं और आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमने प्रोसीड किया, फाइनल आंसर हम इस क्वेश्चन के लिए क्या बोल देंगे, बी और डी। बातें चलो, अब एक क्वेश्चन आप लोग करके देखो, सोचने देता हूं। क्वेश्चन है लेट x A1 A2 up to A11 y are in AP। ठीक है ना। और एक और इंफॉर्मेशन है x B1 B2 up to B19 y are in AP। ब्रैकेट में x नॉट इक्वल टू y लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली यहाँ पे दो एपीज है, अलग अलग एपीज है, दोनों एपीज का पहला और लास्ट टर्म सेम है ना। पहले वाले एपी में टोटल टर्म्स कितने दिख रहे हैं, देखो, नहीं 13, 11 और एक पहले एक आगे, कितने दिख रहे हैं, 13। सेकंड वाले में कितने दिख रहे हैं, 21, 19 और आगे पीछे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखना A13 माइनस A7 और अपॉन B9 माइनस B4। A13 माइनस A7 अपॉन B9 माइनस B4। जरा 30 सेकेंड सोचिए तो। चलो देखो अभी करके दिखाता हूं। ये जो अपनी एपी है ना, x A1 A2 बात नहीं, A11 y वाली जो एपी है, इसका हम कुछ कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D1। ठीक है। और बात नहीं, x B1 B2 B19 y ये वाली जो एपी है, इसका हम कुछ कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D2। ठीक है। तो जैसे ही हमने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस माना D1 और D2, तो ज़रा देखना तो सीधा इस पे नज़र डालते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो हमें चाहिए A13 माइनस A7 और अपॉन B9 माइनस B4। अब सोच के देखो, व्हाट इज A13 माइनस A7, बताओ जल्दी। 6 D1 ना, 13 माइनस 7 कितना हुआ, 6। तो आप न्यूमरेटर को क्या लिख पा रहे हो, 6 D1। डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे, 5 D2। 9 माइनस 4 तो क्या हो गया, 5 D2। ठीक है ना। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, कैसे भी करके मुझे D1 D2 का रेशियो मिले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा। अब यूज करने को मुझे यहां क्या दिख रहा है कि दोनों ही एपीज के फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है सेम है। ठीक है। तो जरा देखना यहां पर, जब ऐसा हुआ तो जरा देखो तो इस वाली एपी के लिए y इस एपी का कौन सा टर्म है, 13th नंबर, संख्या बात हो रही। y इस एपी का कौन सा टर्म है, 13th, और x कौन सा टर्म है, फर्स्ट। तो जब तुम y माइनस एक्स करोगे तो ये 13 माइनस 1 इंटू D1 ही तो होगा। कितने लोग बात समझ चुके हो, काम खत्म है अब, है ना। और बिल्कुल उसी तरीके से यहां देखा जाए इस वाली एपी में, तो बताओ तुम कि इस एपी में y कौन सा टर्म दिख रहा है, 21वां, और x कौन सा दिख रहा है, पहला। तो आप जैसे ही यहां y माइनस एक्स कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, 21st माइनस फर्स्ट इंटू D2। अब दोनों का LHS सेम है तो इसका RHS भी सेम होगा। अब ये 13 माइनस 1 D1 कितना आ गया, 12। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि 12 D1 इज इक्वल टू 21 माइनस 1 कितना हुआ, कितना, 20 D2। नहीं, तो यहां से अगर देखा जाए तो D1 अपॉन D2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20/12। तो 20/12 का मतलब 5/3। यस और नो। अब ये सीधा ले जाके यहां रख दो 6/5 और इंटू 5/3। एंड व्हाट इज द आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2।
है।